उसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी फैमिली के लिए बस लड़ाइयाँ ही लड़ी, उनके ऑर्डर्स माने और सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, इवन हिमसेल्फ, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए। बट इन द एंड उन्हीं लोगों ने उसे बिट्रे कर दिया और बिना किसी हेजिटेशन के दे एग्जीक्यूटेड हिम लाइक ही बीन नथिंग। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत कभी भी बदल सकती है। किस्मत ने उसे एक और चांस दिया और इस बार ही वॉन्ट लिव एज देयर वेपन और अ टूल। दिस टाइम द हंट बिगिंस। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं रेवेंज ऑफ द आयरन ब्लड स्वॉर्ड का पार्ट 1। फिर हम इस बच्चे को देखते हैं जो मन में बोलता है कि मेरी बॉडी बहुत हैवी लग रही है और मेरे आसपास में बहुत शोर हो रहा है, क्या ये नरक है? एंड इसके बाद हम इस मेंशन को देखते हैं जिसके अंदर ये बच्चा है जो बास्करविले क्लैन का ही है डिमेंशन। और तभी वहाँ एक बंदा आता है जो बोलता है ये बच्चे किसी काम के नहीं है और ये बंदा बास्करविले क्लैन का हेड है, ह्यूगो बास्करविल। मुझे नहीं पता भाई इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, कि बास्करवाइल है, विले है, विल है, मैं विल ही बोलूंगा। ह्यूगो केयरटेकर से कहता है इनमें कोई भी स्पेशल नहीं है, कैसा लग रहा है इस बार सिर्फ कोड़ा ही पैदा हुआ है। बट ह्यूगो की नजर जाती है एक बच्चे पर जो बाकियों से अलग है, क्योंकि वो रो नहीं रहा है और आसपास सारे बच्चे उसके रो ही रहे हैं। ह्यूगो केयरटेकर से बोलता है इन सबको क्रेडल ऑफ स्वॉर्ड्स में ले जाओ। क्रेडल ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है पता लगेगा मैं बाद में। बच्चा मन में बोलता है यही है वो मेन कल्प्रिट जिसकी वजह से मैं एग्जीक्यूट हुआ था, ह्यूगो बास्करविल। और ये ह्यूगो की अपीयरेंस यंग है एंड मैं बिचीर वैन बास्करविल वापस से उसी टाइम में आ गया हूँ जब मैं एक न्यूबॉर्न बेबी था, जिसका मतलब कि टाइम रिवाइंड हो गया। और यहाँ से हम थोड़ा सा पास्ट देखते हैं बिचीर का। बिचीर बोलता है मेरी पिछली जिंदगी एक हंटिंग हाउंड की थी, मैं बिना माँ बाप के पैदा हुआ, मतलब कि ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स होते हैं बट वो शादी नहीं करते हैं, मतलब शादी से पहले बच्चा हो जाता है, समझ लो इतना। फिर बिचीर बताता है कि एक हाउंड को अपने मिशन से डेडिकेटेड और लॉयल होना होता है। मैंने हर गंदे से गंदे काम करे जैसे ब्लैक पेल, एम्बुश, असैसिनेशन और भी बहुत सारे। एंड मैंने ये सब इसलिए करा था कि बास्करविल क्लैन वन ऑफ द 7 ग्रेट क्लैन में से एक बन जाए। और ये करने का रीजन सिंपल है, मैं क्लैन के लीडर ह्यूगो से और क्लैन से एक नॉलेज होना चाहता था। और जब 10 साल बाद डीमन वर्ल्ड का गेट ओपन हुआ, एक बहुत लंबी वॉर चली बिटवीन अगेंस्ट ह्यूमंस एंड डीमंस और उसमें ह्यूमंस एट द एंड जीत गए। लेकिन एक हंटिंग डॉग जिसने अपनी जिंदगी लॉयल्टी में लगा दी, उसको रिवॉर्ड दी एक दर्दनाक मौत। एंड मुझे एग्जीक्यूट करने का रीजन था क्योंकि मैंने यानी ये हाउंड ने बहुत ज्यादा ही सीख लिया था और ये पास्ट यहीं खत्म होता है। बिल्कुल मन में बोलता है मुझे बदला लेना है बट मैं एक बच्चे की बॉडी में होके कुछ नहीं कर सकता। बट उस क्रेडल ऑफ स्वॉर्ड्स में जाने का फायदा है, इसकी वजह से मैं ताकतवर जरूर से बन सकता हूँ। और फिर सी क्रेडल ऑफ स्वॉर्ड्स पर ही आता है जिधर ये सारी स्वॉर्ड्स एक गार्ड रखी है जमीन में। काइंड ऑफ मुझे यूटा का डोमेन लग रहा था। अगर तुमने चेचिका की मांगा पढ़ी है तो पता होगा कि उसका डोमेन भी ऐसा ही था। बिकीर बताता है ये स्वॉर्ड्स ऑफ क्रेडल एक ट्रायल है जिसे हर एक बच्चे को पार करना होता है जो बास्करविल क्लैन में पैदा होता है। और फिर क्रेडल ऑफ स्वॉर्ड्स को पार करते हुए उन्हें स्टिक्स रिवर तक पहुंचना होता है, जिसकी वजह से इनका पोटेंशियल पता लगता है। और स्टिक्स रिवर एक लेजेंडरी रिवर है, ये एक बच्चे की बॉडी को स्टील की तरह कर देती है। बट कुछ ही बच्चे हैं जो इसका इफेक्ट ले सकते हैं, झेल सकते हैं। और बिकीर को स्टिक्स रिवर तक पहुंचने के लिए एकदम स्ट्रेट ही जाना होगा लाइन में एकदम। और फिर बिचीर स्टिक्स रिवर तक पहुंच जाता है और सीधा कूद जाता है अंदर उसके। बिचीर कहता है कि मुझसे जितना हो सके मैं उतनी देर इसके अंदर रहने वाला हूँ। ये रिवर का पानी मेरी चोट और इवन मेरी बोन्स को हील कर रही है और एक अच्छी शुरुआत एक बहुत बड़ा डिफरेंस बना सकती है। और बाहर सब लोग चिल्ला रहे हैं कि आप बाहर आ जाओ नहीं तो आप मर सकते हो यंग मास्टर। और ह्यूगो इस बंदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो उल्टा हंस रहा है ह्यूगो के जो पीछे बंदा खड़ा है। ह्यूगो उससे बोलता है कि कितना टाइम हो गया उसे अंदर गए हुए, और इस बंदे का नाम है जॉन बैरीमोर, मैं इसे बटलर बोलूंगा। बटलर बोलता है उसे 7 मिनट हो गए हैं अंदर गए हुए। ह्यूगो बोलता है 7 मिनट, अच्छा तो वो मर सकता है मेरे बच्चे, आजा बाहर। बिचीर बोलता है ये ह्यूगो की आवाज है, ये बोल तो ऐसे रहा है जैसे इसके कहने पे मैं बाहर आ जाऊंगा, मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना एब्जॉर्ब करूंगा टिल लास्ट। फिर बिकिर थोड़ी देर और उसका पानी का एब्जॉर्ब करता है, फिर वो बेहोश हो जाता है। ह्यूगो से बाहर खींचता और बोलता है क्या तुम इसका ध्यान रखोगे, क्योंकि ये सिर्फ रिवर में कूदा नहीं है, इसने रिवर को पिया भी है। ह्यूगो बटलर से बोलता है इस बच्चे का नाम क्या है वैसे? बटलर बोलता है यंग मास्टर बिकिर वैन बास्करविल। ह्यूगो बोलता है बिकिर ये तो एक लालची बच्चा पैदा हो गया हमारे यहाँ। बिकिर बोलता है बेहोशी की हालत में तुझसे जितना हो सके उतना स्माइल कर ले ह्यूगो, क्योंकि अब टाइम है मेरे फैंक्स को शार्प करने का। बट जब टाइम आएगा तब मैं अपने मास्टर की जान ले पाऊंगा विद अ सिंगल बाइट। बास्करविल क्लैन खत्म होगा वो भी मेरे हाथों, यानी बिकिर वैन बास्करविल। फिर नरेटर में बताता है कि बिकिर जब 8 साल का था उसके पास ऐसा टैलेंट था जिसकी वजह से वर्ल्ड उसे जीनियस बोलता था, बट उसका क्लाइंट कुछ ज्यादा खास नहीं था। एंड एट द एज ऑफ 20 उसको ऐसे मिशन मिलते थे जैसे एसोसिएशन, गैदरिंग इंटेलिजेंस और सब्जुगेशन। एंड 29 की एज में उसको मेन हाउस के टैलेंट से कंपेयर किया जाता था और तभी उसने अपनी स्वर्ड्समैनशिप की लिमिट्स फील्ड करी है। जब वो 30 का वो एक गेट खुला जो डीमन वर्ल्ड से कनेक्ट था, तब शुरू हुआ एक डीमन इन्वेजन। एंड जब वो 30 का हुआ उसने एक ऐसे एरा में सर्वाइव करा जहाँ बस डीमंस के डीमंस मर रहे हैं और सबको वो मौत से घाट उतारता गया।
एंड 39 की एज में वो वॉर फाइनली एंड हुई ह्यूमैनिटी की जीत के साथ एंड उसे अपनी लॉयल्टी एज ए हंटिंग डॉग बनने के लिए रिवॉर्ड्स मिले, बट वो रिवॉर्ड्स थे एक एग्जीक्यूशन एंड एक दर्दनाक मौत। एंड इस बात से हमें भी पता चलता है कि जो डीमंस एंड ह्यूमंस की वॉर चली वो 9 साल तक चली थी। फिर भी नर्सरी में उठता है एंड उसे याद आ जाता है कि उसने 6 रिवर को सरवाइव कर लिया है। फिर एक नर्स एक बॉक्स को लेके आती है और वो बॉक्स जो नर्स लाई है उसने रखा हुआ है, बट उससे रखवाया किसी और ने। और वो नर्स जाते जाते बोलती भी है कि उन्होंने मुझे क्यों बोला ये बॉक्स मैं यहाँ रख दूं, और रखवाया किसने क्या मालूम। फिर भी बोलते हैं कि यहाँ तो अलाउड नहीं होना चाहिए कि मुझ जैसे इलगिटिमेट चाइल्ड को कोई गिफ्ट दे, और उस गिफ्ट में से कोई अच्छी चीज नहीं। 2 सांप निकलते हैं जिनको ब्लडी माम्बा बोलते हैं एंड फिर दोनों ब्लडी माम्बा बिगिर पर अटैक करते हैं, बट बिगिर इन दोनों के झटके में ही मार देता है। बिगिर बोलता है ये तो एक्सपेक्टेड था इन बास्केटबॉल के लोगों से। फिर अगले दिन कुछ सुबह लोग बिगिर के क्रैडल को देखते हैं और देख के डर जाते हैं, और इनका डरना लाजमी भी है क्योंकि एक बच्चा जो 2 पॉइजन से भरे हुए सांपों के बगल में सो रहा है जो मरे हुए सांप है। एंड जिस दिन ये कांड हुआ था, जिन गार्ड्स की वहां पर रात को पहरेदारी थी उनको टॉर्चर करके एग्जीक्यूट कर दिया था। एंड इन दी एंड उन सांप के लाश का कुछ पता नहीं लग पाया क्योंकि कोई कैसे बिलीव करेगा कि एक बच्चे ने उनको मार दिया, बट इस चीज का सच सिर्फ एक हंटिंग डॉग ही जानता है। और फिर यहाँ से सीधा 8 साल का टाइम स्किप होता है। हम 8 साल के बाद का सीन देखते हैं जिधर टीचर बताता है कि जो लोग अपनी स्वॉर्ड में मानव को इम्ब्यू नहीं कर सकते वो लोग स्वॉर्ड बिगिनर होते हैं, एंड वो लोग जो मानव को स्वॉर्ड में इम्ब्यू कर देते हैं इवन अ लिटिल अमाउंट ऑफ माना, वो लोग होते हैं स्वॉर्ड एक्सपर्ट। एंड जब माना स्वॉर्ड में फ्लो होता है एक ऑरा की तरह, वो होते हैं स्वॉर्ड ग्रेजुएट। और फाइनली इसका लास्ट स्टेज है ऑरा सॉलिडिफाई, एंड तभी स्वॉर्ड चेंज हो जाती है यूजर की विल पावर के बेस्ड पर, एंड इन्हें बोलते हैं स्वॉर्ड मास्टर। टीचर स्टूडेंट्स को बताता है जो क्लैन हेड है यानी वो भी स्वॉर्ड मास्टर ही है। फिर विकेट मन में बोलता है तो युगो इस टाइम ऑलरेडी स्वॉर्ड मास्टर था, तो मुझे कमिंग ऑफ एज सेरेमनी से पहले सारी स्ट्रेंथ अपनी वापस पानी होगी। फिर टीचर वही सब बोलता है जो बिगिर ने अभी जो किया है पास्ट में, मतलब वो स्टिक्स एंड ब्लडी मामा वाला सीन, तो बस यही सब बोलता है ये। और बिगिर मन में यही सोच रहा है मुझे कितना टाइम लगेगा युगो को मारने में। फिर हम इन 3 लौंडों को देखते हैं जो कुछ तो कांड करने वाले बिकीर के साथ, एंड ये लोग थोड़ी देर बाद अपने बिकीर से पंगे भी लेने लगते हैं। उन तीनों में से एक लौंडा बोलता है तू साले बस एक बिना शादी के बच्चा है, तुझे पता है कि तेरे कुछ र्यूमर्स फैल रही है कि तूने स्टिक्स रिवर में 7 मिनट से ज्यादा सर्वाइव करा था और 2 पॉइजन से भरे हुए सांपों को भी मार डाला था अपने क्रेडल में। एंड इन तीनों को देख के बिकीर मन में बोलता है इन लोगों को मैं अच्छे से जानता हूँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाए थे एंड मुझे स्टैब करा था जब मैं बच के भाग रहा था। और इन तीनों के नाम है हाई ब्रोले बास्करविल, मिड ब्रोले बास्करविल, लो ब्रोले बास्करविल। और इन तीनों में क्या फर्क है तुम देख के बता सकते हो। हाई ब्रो के 1 चोटी है, मिड ब्रो के 2 है, लोअर ब्रो के 3 है। फिर हाई ब्रो बिकिर की गर्दन पर ब्लेड रखता और बोलता है तू स्टिक्स रिवर के अंदर काफी मिनट्स तक रहा था तो तेरी बॉडी स्टील की बन गई होगी, तो इसका मतलब कि तुझे हर्ट नहीं होगा जब मैं तुझे स्टैब करूंगा। फिर लो ब्रो बिकिर के मुंह पर हाथ रख के एक शर्त रखता है। लो ब्रो बोलता है कि तूने स्टिक्स रिवर के अंदर 7 मिनट से ज्यादा उड़ गया था ना, तो ठीक है मैं अपना हाथ खाऊंगा अगर तुमने इसको सर्वाइव कर लिया। और फिर बिकिर अपने एक नहीं सीधा 10 मिनट तक होल्ड कर लेता है, उन दोनों की फटी जाती है। वो देखिए भाई इसने सर्वाइव कैसे कराई। फिर उसके दोनों भाई बोलते हैं चल अब जानने दे ये इतना फन भी नहीं है, बट बिकीर उसके हाथ को ही काट लेता है, काट के लेता है उसका मांस ही उखाड़ लेता है। फिर एक बंदा बोलता है कि भाई ये तू क्या कर रहा है। बिकीर बोलता है कि क्या हुआ, तूने तो बोला था ना कि तू अपना हाथ को खाएगा। इधर वो दोनों भाई की फटी हुई है बट वो दिखा रहे हैं कि नहीं हम डरे नहीं है, और तीसरे तो उसकी तो फटी चुकी है। फिर हाइब्रो बोलता है शांत हो जा, प्रीस्ट के पास चलते हैं चल। बट बिकीर बोलता है तो मैं किसने बोला कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। फिर हाइब्रो ट्रिगर होकर अटैक करता है बिकीर पर। बिकीर को कुछ होता नहीं है बिकॉज ऑफ स्टिक्स रिवर की वजह से उसकी बॉडी स्टील की बन गई थी। बिकीर बोलता है कि मुझे लग रहा है कि तुम लोग भूल चुके हो बड़े भाई, ये बास्केटबॉल है, अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ एंड टैलेंट है तो एज जैसी चीज मैटर ही नहीं करती। और ये बोलते हुए बिकीर उसका हाथ तोड़ देता है और एक सेक्सी सा मुक्का मारता है इसके मुंह पे। और मिड ब्रो भी लड़ने के लिए रेडी होता है। बिकीर उसके मुंह पर सीधा लात मारता है और इसका खेल तो खत्म भाई, तीनों का खेल खत्म कर दिया इस बंदे ने एक साथ। फिर लो ब्रो बोलता है डरो मत, तुम लोग टाइम पर पहुंच गए तो हील हो सकते हो। बिकीर बोलता है बट मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, अगर तुम लोग थोड़ी देर ऐसे रहे तो हैंडीकैप्ड बन जाओगे अपनी पूरी लाइफ के लिए, बट मैं थोड़ा जेनरस बनूंगा, तुम में से एक को छोड़ के तो डिसाइड करो वो कौन होगा। और मैं ज्यादा देर वेट नहीं करूंगा तो डिसाइड करो एटलीस्ट तुम सब में से एक को तो जीना ही चाहिए। और इसी के साथ बास्केटबॉल के ट्राइडेंट क्रम्बल कर जाते हैं। फिर सीन बटलर पर आता है जो ह्यूगो से बोलता है क्लैन हेड एक और पंगा पड़ गया है रूबी माइन में मॉर्ग्यू क्लैन के साथ। वो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि जो रूबी माइन है वो उनके टेरिटरी में आती है। ह्यूगो बोलता है हम लोगों पे अपॉर्चुनिटी है इस चीज के बारे में डिस्कस करने की, एंड वही लोग आएंगे हमसे बात करने, तो एनीवेज सिर्फ बस ओपी रिपोर्ट है बताने को। बटलर बोलता है कि मास्टर बिकिर मिड टर्म रिटन असेसमेंट कैसल एग्जाम में फर्स्ट आई है। ह्यूगो बोलता है तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स कब से है।
बटलर बोलता है 5 दिन में है और जो चिल्ड्रन कैसल के नाइट्स है वो उसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर बटलर बताता है यूगो को जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा उन तीनों भाइयों का और विकीर का सीन, और यूगो ये सुन के पता क्या बोलता है, यूगो बोलता है हाउ मेनी डाइड। बटलर बोलता है कोई मरा तो नहीं है बट हाई ब्रो के टीथ डैमेज हो गए हैं, मिड ब्रो की जॉ के लग गए हैं, लो ब्रो की लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर ही कट गई है और ये सब जिसने करा है वो और कोई नहीं इनका भाई ये अपना यंग मास्टर विकीर ही है। फिर विकीर को वहां बुलाया जाता है। यूगो विकीर से बोलता है मैंने सुना है तूने उन ट्रिपलेट्स के बीच कुछ तो किया है। विकीर बोलता है हाँ मैंने भी सुना है कि उनके बीच कुछ तो गलत हुआ है। यूगो बोलता है कि मैं उनकी फिजिकल स्टेट्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि तूने उनके दिल में कुछ तो ऐसी तैसी करी है भाई, मुझे सच बता दे। क्योंकि उस दिन के बाद से वो लोग खाना अलग खा रहे हैं एंड एक दूसरे से बात तय करना बंद कर दिया। उन तीनों का कॉम्बिनेशन था कि एक वर्क ऑफ आर्ट था, बट तेरी वजह से उनके बीच से ये सब पंगे पड़ गए हैं। और विकीर ये सब सुन के बस स्माइल ही कर रहा है। यूगो बोलता है तुझे नहीं लगता तूने कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया है? विकीर बोलता है गलत? मैंने कुछ गलत नहीं करा भाई। यूगो बोलता है तूने अपने बड़े भाइयों की हालत खराब कर दी है। विकीर बोलता है बट मैं उन लोगों से ज्यादा स्ट्रांग हूँ, एक स्ट्रांग पर्सन कैसे कोई गलती कर सकता है? यूगो बोलता है वो लोग तेरे से पहले आए हैं इस दुनिया में एंड उन्होंने तुझे स्टिल माफ कर दिया, तुझे कोई गिल्ट फील नहीं हो रहा है क्या? विकीर फिर मन में बोलता है मेरे एग्जीक्यूट होने से पहले इकलौता बचने वाला चाइल्ड जिसकी फैमिली वाइप्ड आउट हो गई थी बाय बास्केटबॉल फैमिली, वो मिलने आया था यूगो से इन पर्सन। वो औरत जो नन बन गई थी कुछ सालों में उसके पास आई ये बोलने की उसने यूगो को माफ कर दिया है। बट यूगो इस चीज को सुनने के बाद बोलता है फॉरगिवनेस वीक लोगों के लिए एक्सक्यूज से ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि वो लोग अपना रेवेंज नहीं ले सकते। और यही सेम चीज विकीर भी बोलता है यूगो से भी। और ये चीज सुनने के बाद यूगो बटलर से बोलता है वो बैरीमोर इसको फूड वेयर उसमें से जौन सा भी स्नैक चाहिए इसे वो दे, बट ज्यादा लालच मत करियो, जितना ये पकड़ पाए उतना ही दियो। फिर विकीर बोलता है तो मैं चॉकलेट्स ले सकता हूँ ना, एंड विकीर बटलर वहां से जाने लगते हैं। बट ह्यूगो बोलता है बेटे आने वाले मिड टर्म असेसमेंट एग्जाम में मेन हाउस से मत हारियो। फिर ये लोग फूड वेयर हाउस में आ जाते हैं एंड विकीर यहाँ के काकाओ बीन्स मांगता है बट वो उसे नहीं मिलती तो उसके बदले दे जाती है ब्लडी बीन्स, वो भी कुछ ऐसी होती है एंड एक बीन्स 100 लीटर्स ऑफ चॉकलेट बनाने के लिए काफी होती है। एंड यहाँ पे बस इनकी फालतू में कुछ कुछ बातें होती हैं जो कि हम स्किप कर सकते हैं। बस यहाँ पे मेन यही चीज थी कि यहाँ पे वो आता है काकाओ बीन्स लेने बट उसे नहीं मिलती तो उसे ब्लडी बीन्स दी जाती है, तो बस इतना ही था यहाँ पे। तो फिर नरेटर बोलते हैं कि बिचीर को ये चॉकलेट सिर्फ खाने के लिए नहीं चाहिए थी और इन बीन्स का पर्पस हमें पता चलेगा आने वाले प्रैक्टिकल एग्जाम में जो 5 दिनों में है। एंड उस दिन कुछ बास्केटबॉल क्लैन में ऐसा कुछ होने वाला है जो आज तक किसी ने विटनेस नहीं करा हुआ। एंड नरेटर हमें यहाँ बताता है कि बास्केटबॉल क्लैन को बर्सर्कर क्लैन क्यों कहा जाता है। फिर नरेटर बताता है कि जो बास्केटबॉल क्लैन है उसे लोग बर्सर्कर क्लैन बुलाते हैं बिकॉज जब इस क्लैन में कोई बच्चा पैदा होता है उसको एक एजुकेशन प्रोग्राम के थ्रू जाना होता है एंड जब वो लोग चलना सीख लेते हैं उनको एक स्टीप माउंटेन पर चढ़ना होता है एक बेसिक स्टेमिना ट्रेनिंग के लिए एंड उसी बीच वो लोग रेस्ट नहीं कर सकते और सोते वक्त उन लोग को एक डीमोनिक क्रीचर की लाश के साथ सोना होता है। और जब ये सब खत्म होता है तब तक वो 8 साल के हो जाते हैं एंड जो यंग हाउंड्स होते हैं उनको असेसमेंट ग्रूसम डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है एंड इसीलिए बास्केटबॉल क्लैन को कहा जाता है बर्सर्कर क्लैन। फिर सीन प्रैक्टिकल एग्जाम पर आता है जिधर ये बंदा बोलता है कि इस प्रैक्टिकल असेसमेंट एग्जाम में कंटेंट सिंपल है और इस बंदे का नाम है पेवलो वैन बास्केटबॉल और ये बास्केटबॉल क्लैन का गाइड डॉग है। पेवलो बड़ा बोलता है यहाँ 1 महीना सर्वाइव करो और हंट करो स्ट्रॉन्ग डिमोनिक क्रीचर्स को एंड तुम लोग को बस 2 चीजें रखनी है अपने गंदे दिमाग में कि तुम लोग को 10 पॉइंट्स मिलेंगे अगर तुमने किसी की जान बचाई और 30 पॉइंट्स तब मिलेंगे जब तुमने किसी की जान बचाई खुद को बिना हेविली इंजर्ड कराए एंड 50 पॉइंट्स तुम्हें तब मिलेंगे जब तुमने किसी यंग मास्टर का एलिमिनेट करा। 70 पॉइंट्स तब मिलेंगे अगर तुमने किसी डेमोनिक क्रीचर को मार दिया और सर्वाइव कर लिया एंड 19 पॉइंट्स अगर ये सब कर लिया तो और 100 पॉइंट्स तब मिलेंगे जब तुम सबकी मम्मी एंड एडिशन में तुम सबको एक बैच दिया गया है और एक दूसरे का बैच चुराने से भी तुम लोग को एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे 0 पॉइंट्स अगर तुम मर गए और कोई भी तरीका नहीं है 100 पॉइंट्स लेने का, अभी मैंने जस्ट बताया। एंड आई होप कि तुम लोग को सर ह्यूगो की सिखाई गई चीजें याद है, अपना गार्ड डाउन करना मतलब सीधा मौत को बुलाना और मैं तुम लोगों को यही बोलूंगा रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बाहर मत जाना क्योंकि माउंट इलिनॉय में ऐसी जगह है जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। एंड मैंने जो भी माउंट इटली जो करके बोला है भाई उस पर हंसना मत, मुझे सच में समझ नहीं आया कि माउंट तक तो मैं समझ गया बट मुझे इसके आगे समझ ही नहीं आया तो मैं सिर्फ डेडली माउंटेन्स ही बोलूंगा। ये सब सुन के बिगिर बोलता है हाँ वो डेडली माउंटेन्स मुझे काफी टाइम हो गया वहां गए हुए। फिर पेवलो बेल बजा देता है और सब भाग जाता है एग्जाम के लिए और शुरू होता है यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम और ये तीनों भाई यहाँ भी लड़ी रहे हैं। फिर पेवलो फूकते हुए बोलता है ये एग्जाम किसी को मारने के लिए इंकरेज नहीं करता, ये फॉरबिडन नहीं है तो ये सिंपली एक दूसरे को मारने के लिए इंकरेज नहीं करता है क्योंकि किसी को मारने पर पॉइंट्स को डिडक्ट
किया जाता है तो सब अवॉइड ही करेंगे एक दूसरे से लड़ना विद देयर ओन एंड्स। और ये बोलते हुए हमें दिखाया जाता है कि एक लौंडे ने एक को मार भी दिया है। फिर सीन इस बंदे पर आता है जो बिकीर का पीछा कर रहा है और बिकीर अनएक्सप्लोर्ड एरिया की तरफ ही बढ़ रहा है और वो पेड़ के पास आ जाता है और बोलता है क्या अब मेरी छुट्टियों का टाइम है क्या। और बिकीर यहाँ अपना शेल्टर बनाने लग जाता है और वो बंदा भी कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ चल क्या रहा है भाई। फिर वो बंदा वहां से इरिटेट होकर चला जाता है एंड वो जाते जाते बोलता है तो क्या जो र्यूमर्स थे इसके जीनियस होने के वो इसलिए थे, खैर मुझे इस पर नजर रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो वैसे भी मरेगा। और बिकीर को सब पता ही था कि ये इस पर नजर रख रहा है इसलिए वो तो कुछ नहीं कर रहा था, तब तक से चली मार रहा था, अब करेगा अपना हंट शुरू। फिर कुछ दिन बाद बिकीर अनएक्सप्लोर्ड एरिया में एंटर कर जाता है। बिकीर बोलता है ये एरिया के बाहर है इंडियन एक्सप्लोर्ड एरिया एंड यहाँ मेरा बैकयार्ड हुआ करता था जब मैं स्काउट था। और देख रहे बंदे का। फिर बिकीर को एक चलती हुई चीज दिखती है और वो समझ जाता है उसके आसपास क्या है। बिकीर बोलता है इन चीजों से मैंने छुटकारा तो पा लिया था पिछली लाइफ में बट इस लाइफ में इन्हें देखना इज क्वाइट वेलकमिंग। और बिकीर के जस्ट सामने वाली पहाड़ी पे जलता हुआ कुत्ता आ जाता है जिसको हेलहाउंड कहा जाता है एंड इसकी कुछ डिटेल्स है जो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट मार दूंगा, तुम पॉज करके पढ़ सकते हो अगर तुम्हें पढ़ना है, वैसे इसकी कोई जरूरत है नहीं। बिकीर बोलता है ये तो ऐसा डीमोनिक क्रिएचर है जिसने हेल की ऑयल फायर कंज्यूम कर रखी है। पिछली लाइफ में मैं जब 18 साल का था इवन मुझे तब भी इनसे लड़ने में दिक्कत आई थी, तो ऑफकोर्स ये 8 साल की बॉडी बहुत ज्यादा है एक हेड ऑन फाइट के लिए, बट मुझे एक ऐसा मेथड पता है कि एक बच्चा भी इसे हरा दे। फिर ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। बिचीर उसके नीचे से निकल जाता है। बिचीर बोलता है कि इसकी पहली वीकनेस है कि हेलहाउंड बस स्ट्रेट लाइन में ही भागते हैं, इन्हें थोड़ी दिक्कत आती है शार्प टर्न लेने में। सेकंड वीकनेस है कि किसी रीजन से डेमोनिक क्रिएचर वाटर को क्रॉस नहीं करते भले ही वो थोड़ा सा ही हो। और बिगेर को पानी को वहीं फैला देता है उसके सामने हेलहाउंड के। बिगेर बोलता है इस सिचुएशन में हेलहाउंड स्लो हो जाते हैं और एक ऐसी चीज की तरफ जाते हैं जो हॉट डॉग टाइप मॉन्स्टर की वीकनेस होती है और वो है मुंह खोलना अटैक करते हुए। फिर हेलहाउंड बिगेर पर अटैक कर देता है एंड बिगेर उसके मुंह में कुछ तो फेंक देता है और हेलहाउंड सीधा नीचे जाके गिर जाता है। बिगेर बोलता है कि ये चॉकलेट्स पॉइजन होती है डॉग टाइप मॉन्स्टर्स के लिए, बट ये तो ब्लडी बीन थी तो इसका अटैक तो बहुत तगड़ा होगा। फिर बिगेर इसको काटना शुरू कर देता है एंड नरेटर हमें बताता है कि एक डीमन क्रिएचर को मारने से तुम्हारी बॉडी का एक्सपीरियंस बढ़ता है और उसकी वजह से स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। एंड उधर एक हेलहाउंड और आता है। बिकीर पीछे मुड़ के देखता है एंड यहाँ एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 4 हेलहाउंड आते हैं और बिकीर उनमें से एक का गला काट देता है एंड जो बाकी के 3 थे वो किसी की प्रेजेंस से भाई डरने लगते हैं। इवन बिकीर भी कंफ्यूज हो जाता है, वो बोलता है ये मेरी प्रेजेंस से डर रहे हैं, बट ऐसा कि ये लोग डरते नहीं है, सीधा लड़ते हैं, या तो मरते हैं या तो जीतते हैं, इनका सिर्फ एक ही काम होता है। और इनके पीछे आ जाता है ये 3 मुंह वाला कुत्ता जिसका नाम है सेरेबिरस। सेरेबिरस को देख के कहता है सेरेबिरस ये तो एक ऐसा डेमन क्रिएचर है जिसकी डेंजर रेटिंग A+ है, लेकिन ये यहाँ कर क्या रहा है। एंड विकीर नोटिस करता है कि सेरेब्रस ब्लीड कर रहा है। विकीर बोलता है कि इसकी बॉडी पे तो तीर मार रखी किसी ने, क्या कोई इसे हंट करने की कोशिश कर रहा था। अगर देखा जाए तो माउंटेन की दूसरी साइड एक बारबेरियन ट्राइब का एरिया है, आई गेस वही लोग इसे हंट करने की कोशिश कर रहे थे एंड यही मेरी अपॉर्चुनिटी है कि एक घायल हुआ मॉन्स्टर जिसकी रेटिंग A+ है मुझे उसे हराना ही होगा, इवन चाहे मुझे सब कुछ अपना दांव पे लगाना पड़ जाए। नरेटर यह बताता है कि विकीर अब तक अपनी स्किल्स छुपा रहा था बास्केटबॉल क्लैन में। विकीर की स्वॉर्ड मास्टरी स्वॉर्ड एक्सपर्ट तक पहुंच चुकी थी एंड विकीर अपनी बास्केटबॉल क्लैन के 3rd फैंक के लेवल तक पहुंच गया था और इस चीज के वाला अकाउंट सिर्फ अपने एडल्टहुड में ही अचीव कर पाते हैं। फिर विकीर सेरेब्रस पर अटैक करता है। सेरेब्रस उस अटैक से बच के अटैक करता है विकीर पर, बट विकीर स्वॉर्ड स्विंग करता है और उसका अटैक लैंड हो जाता है। नरेटर बोलता है कि विकीर पिछली लाइफ में जब वॉर चल रही थी विकीर की स्वॉर्ड टेक्निक्स इतनी अच्छी हो गई थी कि विकीर को किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती थी और ऊपर से उसके पास अब एक स्टील बॉडी स्टिक्स रिवर की वजह से एंड विकीर के पास जो वेपन्स है वो इनफ है घायल मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। बट ऐसा नहीं है, विकीर को अब तक ऐसा लग रहा था कि उसके अटैक सेरेब्रस को डैमेज कर रहे थे, बट सेरेब्रस को कोई घंटा कुछ नहीं हुआ है। सेरेब्रस एक अटैक करता है विकीर पर, इस अटैक से विकीर ब्लॉक कर लेता है बट उसकी स्पॉट टूट जाती है तो उसका अटैक उस पर लैंड कर जाता है। नरेटर बोलता है कि सेरेब्रस के आगे थोड़ा सा भी केयरलेस होना उसको मजबूर करता है अपने क्लॉस को यूज करने पर और यह अटैक विकीर पर कुछ ज्यादा ही घातक था। विकीर सीधा पेट पर जाके गिरता है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है और यहीं से शुरू होता है द हंट ऑफ हिज एनिमीज। इस बार ना वो किसी का टूल बनेगा और ना ही किसी का हंटिंग डॉग। दिस टाइम ही मेक श्योर दैट पीपल हु बिट्रेड हिम पे द प्राइस। और ये तो बस शुरुआत है, अभी तो और भी बहुत कुछ होने वाला है। तो हमें इस कमेंट्स में जरूर से बताना तुम लोग को ये न्यू मानवा कैसी लगी और अगर पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर से लिखना और ये भी बताना कि भाई वीडियो कैसी लगी। मुझे नहीं पता, मैंने नरेटिंग करने की बहुत कोशिश करी पर मेरे से हुआ या नहीं मुझे सच में नहीं पता। तुम लोग बता देना कमेंट्स में सही करी है नहीं, फिर मैं अगली बार से नहीं करूंगा नहीं अच्छी लगी होगी तो। एनीवेज कमेंट्स में बताना आपकी वीडियो कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। सीक्रेट क्लास भी आ जाएगी संडे को तो मजे करना।